एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट की क्या होगी, डेफिनेशन में से लिखी है उसको हम समझ नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। ये बैटरी ना बोलते हुए हम उसको ऐसे में बोल दें कि हम कोई दूसरा सोर्स भी लगा सकते हैं, है ना, जो क्या प्रोवाइड करे, ईएमएफ प्रोवाइड करे, है ना। तो इस तरह से ठीक है, ये बैटरी या सोर्स ऑफ ईएमएफ का काम क्या है ना, ये इस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। और वही एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन या ये चार्ज क्या करते हैं, सर्किट में मोशन करते हैं, है ना। मतलब सर्किट में इन चार्ज को फ्लो करवाने में जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, है ना। बैटरी वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी सोर्स हो सकता है। तो एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, या फिर हम उसको वर्क भी बोल सकते हैं, वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। मतलब चार्ज फ्लो करने में सोर्स ऑफ ईएमएफ जो वर्क करेगा वही वर्क इसकी क्या कहलाएगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई ना कोई क्या लगी होगी, कोई डिवाइस लगी होगी। ठीक है, डिवाइस मतलब यहाँ या तो कोई बल्ब लगा होगा, है ना, या कोई अदर डिवाइस होगी। तो ये जो भी डिवाइस हो वो एनर्जी को क्या करता है, ठीक है, यहाँ से सोर्स ऑफ ईएमएफ से या बैटरी से जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को, ठीक है, वो कंज्यूम करके खर्च करता है, और खर्च करके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, दूसरी एनर्जी, है ना। जैसे अगर ये बल्ब होगा, ठीक, अगर ये बल्ब होगा तो यहाँ से एनर्जी लेगा, कौन सी एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी, है ना। और वो एनर्जी लेकर बल्ब किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, लाइट एनर्जी। तो हम सीधे सीधे कहें ये जो भी डिवाइस लगी है ये एनर्जी को क्या करती है, कंज्यूम करती है, खर्च करती है। ठीक है, खर्च करने से मतलब, कंज्यूम करने से मतलब उसको क्या करेगी, वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। तो इस तरह से हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट को दो तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो डेफिनेशन हम लिख ही चुके हैं यहाँ पर, वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। या फिर हमने क्या बोला कि ये एनर्जी क्या करता है, वो एनर्जी क्या करता है, सर्किट कंज्यूम करता है। तो हम उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कंज्यूम्ड एनर्जी बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट जो एनर्जी खर्च करेगा, जो कंज्यूम करेगा, उसको हम उसकी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं एनर्जी कन्वर्टेड बाय, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट हम क्यों बनाते हैं, है ना। जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट इसका कोई ना कोई पर्पस होगा। जैसे हम फैन लगाएंगे, इसमें बल्ब लगाएंगे, या कुछ रेफ्रिजरेटर लगाएंगे, फ्रिज लगाएंगे, तो वो क्या करेगा, एक एनर्जी लेकर उसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, दूसरे फॉर्म। हम ऐसे भी बोल सकते हैं एनर्जी कन्वर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट, वो भी उसकी क्या कहलाएगी, एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। हम यहाँ एक डेफिनेशन पर लिख चुके हैं, द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द ईएमएफ सोर्स इन फ्लो ऑफ चार्ज या इन फ्लो ऑफ करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। या उसको एनर्जी प्रोवाइडेड बाय ना लिखते हुए हम क्या भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द ईएमएफ सोर्स। ओके, फिर सेकंड डेफिनेशन में क्या बोला, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, है ना। तो इसके बेसिस पर लिख देते हैं डेफिनेशन, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट। एनर्जी ऑफ सर्किट, ठीक है, मतलब सर्किट से एनर्जी से नहीं रहेगा, वो एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा या वो एनर्जी को खर्च कर देगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एनर्जी किसके बराबर होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एनर्जी किसके बराबर है, यहाँ लिखा है वर्क डन इन फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, वर्क डन बाय, वर्क डन इज फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, हमने पोटेंशियल पढ़ा है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है चार्ज वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, मतलब यूनिट में चार्ज को डिस्प्लेस करने में जो एनर्जी होगी वर्क किया जाएगा, वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल। तो यहाँ से वर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा हमको, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल में टू चार्ज। ठीक है, तो एनर्जी ये इसको वर्क से ही हम W से ही डिनोट करते हैं, है ना, E से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, ये इतना वर्क हो। अब हम इसके और फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है,
एक और फॉर्मूले क्या बना सकते हैं, जैसे हमने चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा है, चार्ज क्या है ना, सिंस चार्ज क्या होता है, ये करंट इंटू टाइम, है ना। तो यहाँ से W वर्क का फॉर्मूला एक और बन जाएगा, क्या हो जाएगा, V I T, मतलब Q की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसके और फॉर्मूले बना सकते हैं, 2-3 फॉर्मूले बना सकते हैं। अब ओम्स लॉ से, है ना, अभी हमने एक बार Q को पुट कर दिया, अब ओम्स लॉ से हम किसकी वैल्यू रख सकते हैं, V की, एक बार हम ओम्स लॉ से किसकी वैल्यू रख सकते हैं, I की, है ना। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, तो बाय ओम्स लॉ, ठीक है, ये V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओम्स लॉ के और ये भी इक्वल टू आई आर होता है ना। तो वास्तव का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, क्या हो जाएगा, बी को रिप्लेस कर देंगे आई आर से, ओके। और ये पहले का तो आई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो वास्तव का एक फॉर्मूला ये हो गया। अब इसी तरह से फिर से यहाँ, है ना, एक और वैल्यू और बन जाएगी इसमें, कितनी हो जाएगी, एनर्जी को, ठीक है। एक फॉर्मूला और बनेगा, पोटेंशियल की फॉर्मूले से बनाने की, पोटेंशियल आई आर होता है ना। एक बार हम पोटेंशियल की वैल्यू रख चुके हैं, अब इससे करंट की वैल्यू रखेंगे वी बाय आर, ठीक है। कहाँ पे पुट करेंगे, बाय इक्वेशन 1 में ही पुट करेंगे, ये वाला, ओके। तो इक्वेशन 1 से ये वाला W कितना हो जाएगा, वी आई, ओके। इक्वेशन लिखा हो एक बार, है ना। अब यहाँ आई को रिप्लेस करेंगे, तो W हो जाएगा हमारे पास V और V बाय आर, इसमें क्या होगा, V बाय आर, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, अंडरस्टूड है तो V स्क्वायर बाय आर, है ना। तो ये होगा एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क डन बाय द EMF सोर्स या एनर्जी कंज्यूम बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तीनों फॉर्मूले हम एक साथ लिख देते हैं, मतलब ये न्यूमेरिकल तो इसके काम में आते हैं हमारे, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, वर्क के या एनर्जी के, तीनों फॉर्मूले क्या हो गए, बी आई टी, ठीक है। एक क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी, और थर्ड वाला बी स्क्वायर आर, है ना। मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एनर्जी या वर्क कैलकुलेट करने का, है ना। इसको हमने दे दिया फॉर्मूला नंबर 3, और नेक्स्ट इसको देते हैं फॉर्मूला, ओके। ये होगी एनर्जी कंज्यूम बाय, फिर इसके बाद आएगा पावर ऑफ सर्किट, है ना, उसको हम देखते हैं। हीटिंग इफेक्ट होता है, ये उसको हम जोन्स लॉ भी बोलते हैं, है ना। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि किसी कंडक्टर में, है ना, करंट फ्लो करवाते हैं, है ना। तो करंट फ्लो करवाने का जो एनर्जी सोर्स है, या जिसे हम ईएमएफ सोर्स बोलते हैं, वो ईएमएफ सोर्स क्या करता है, कंडक्टर में करंट फ्लो करवाने के लिए क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ना। वही एनर्जी लेकर इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे, या हम कहेंगे कि इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, वो करंट फ्लो करने के लिए, चार्ज फ्लो करने के लिए क्या देना है, एनर्जी, या चार्ज फ्लो करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर वर्क करना है, ठीक है। अब कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगी, तो हमने करंट फ्लो होने का तरीका देखा है जो वहाँ पर, है ना। तो एक्चुअल में कंडक्टर के अंदर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से, एनर्जी सोर्स से क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे, है ना, और कंडक्टर में ट्रेवल करेंगे। और कंडक्टर में किस तरह से ट्रेवल करते हैं कि कंडक्टर के अंदर क्या रहेंगे, पॉजिटिव आयंस होते हैं, है ना। और पॉजिटिव आयन से भी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने के बाद वो रेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब उसकी पूरी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। तो वो एनर्जी कहाँ, किस फॉर्म में लॉस हो जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ से उसको एनर्जी मिली, वो एनर्जी लेकर वो कंडक्टर के अंदर आया, और कंडक्टर के अंदर आकर किससे टकरा गया, पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयन से टकरा के वो रेस्ट स्टेट में आ जाएगा, रुक जाएगा। इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, कंप्लीटली लॉस होगी। तो एनर्जी लॉस होकर कहाँ गई, तो यही एनर्जी जो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हीट के फॉर्म। मतलब सीधे सीधे कहें, कंडक्टर में करंट फ्लो करने पर, चार्ज फ्लो करने पर उसमें क्या बनेगी, हीट बनेगी, है ना। ठीक, तो कंडक्टर गर्म होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करने पर उसमें हीट प्रोड्यूस होना, है ना, क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये जो हीट प्रोड्यूस होगी, ये कितनी होगी, किसके बराबर होगी। तो हमने अभी बोला यहाँ पर कि ये जो प्रोड्यूस हीट होगी वो किसके बराबर होगी, कंडक्टर से, और सोर्स ऑफ ईएमएफ से मिलने वाली एनर्जी के बराबर। मतलब वही एनर्जी लेकर वो किस में कन्वर्ट करेगा, हीट में, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हीट किसके इक्विवेलेंट होगी, ईएमएफ सोर्स के थ्रू प्रोवाइड एनर्जी के
या ईएमएफ सोर्स के थ्रू किए गए वर्क, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी फिर, है ना। डेफिनेशन हम यहाँ लिख चुके हैं, द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और ये प्रोड्यूस्ड हीट किसके बराबर होगी, वर्क डन बाय द एनर्जी सोर्स या ईएमएफ सोर्स इन फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो हम यहाँ वर्क कैलकुलेट कर चुके हैं कल, ठीक। तो वही फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, हीट के लिए, है ना। तो हीट किसके बराबर होगी, प्रोड्यूस्ड या वर्क के बराबर। ओके, तो यहाँ पर हीट को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। ओके, और क्या फॉर्मूले बनेगी, ई वर्क के फॉर्मूले हम निकाले थे, है ना, अभी निकाले से पहले। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी आई टी, ठीक है, और आई स्क्वायर आर टी, ठीक, और वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ओके, तो ये रहेगा एक्सप्रेशन फॉर द प्रोड्यूस्ड हीट इन ए कंडक्टर। मतलब कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किन पर डिपेंड करेगी। तो कोई भी एक फॉर्मूला ले लेते हैं हम, है ना, हीट का। यहाँ पर फॉर्मूला ले लेते हैं आर स्क्वायर आर टी। तो हीट किस किस पर डिपेंड कर रही है, करंट पर। मतलब जितनी ज्यादा करंट बनेगी उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। दूसरा फैक्टर क्या है, हीट को अफेक्ट करने वाला दूसरा फैक्टर क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस हो गया, है ना। तो कंडक्टर पे जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा उसमें क्या बनेगी, हीट बनेगी, उतनी ही जल्दी क्या होगा, गर्म होगा, है ना। हमने इससे पहले एक एग्जांपल देखा था कि जैसे नाइट्रोन का यूज बल्ब बनाने में करते हैं। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट यूज होता है, कुछ पुराने ये जो बल्ब होते हैं इस तरह के फिलामेंट वाले, तो इसमें हमने बोला था कि नाइट्रोन का ही वायर क्यों यूज होता है ना। तो ये वायर क्यों यूज होता है, क्योंकि हमको ऐसा वायर चाहिए होता है वहाँ पे कि जिसमें हमने करंट फ्लो की, और करंट फ्लो होते से वो गर्म हो जाए, है ना। मतलब ज्यादा हीट बन जाए उसमें, इतनी हीट बन जाए कि वो गर्म होकर लाल हो जाए। तो फिर ऐसे कंडक्टर, इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा कि इसमें ज्यादा हीट बने, और ज्यादा हीट बनने के लिए फिर हम कैसा वायर देते हैं जिसका रेजिस्टेंस कैसा हो, ज्यादा हो। ओके, फिर नेक्स्ट जो हीट, तीसरा किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर। मतलब करंट जितने टाइम तक फ्लो होगी उतनी ही ज्यादा क्या नहीं बनेगी, हीट बनेगी, है ना। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला हमारा, किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली हीट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। तो यही सब क्या कहलाते हैं, हमारे जूल्स लॉ। ओके, तो यहाँ पर ये हो गए इसके फॉर्मूले, ठीक है। और हीट को जनरली जो हम किस में बताते हैं, है ना, हीट एनर्जी है। और एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, जनरली एनर्जी दी हुई है जूल में। ओके, तो उसको अगर हम यूनिट के साथ लिख दें हीट को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, ये लिख भी देते हैं यहाँ पर, हीट हीट इज मेजर इन जूल। ओके, हीट को हम जूल में मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा, बस यूनिट लिखना है, फॉर्मूले तो वही रहेंगे, वी आई टी, ठीक है। यहाँ पर जूल बता दें इसकी यूनिट, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, आई स्क्वायर आर टी, है ना। बहुत हार्ड हो जाएंगे हम, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, क्लियर रहेंगे उसकी वैल्यू। मतलब फॉर्मूले वही है, बस यूनिट के साथ बताएंगे, ठीक है। अब अगर हम हीट को इसमें मेजर करते हैं, है ना, हीट को फिर एनर्जी है, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट हीट की क्या होती है, कैलोरी होती है। अगर आप हीट को किस में मेजर करें, कैलोरी में मेजर करें, ठीक है। हीट हीट इज मेजर्ड इन कैलोरी, ठीक है। तो कैलोरी में क्या चीज आएगा, तो यहाँ पे बस जूल को हमको रिप्लेस करना है किससे, कैलोरी से ना। तो 1 कैलोरी कितने के बराबर होती है, ठीक है, 1 कैलोरी बराबर होती है 4.2 जूल की। ओके, तो यहाँ से 1 जूल कितना आ जाएगा, ये 1 जूल हो जाएगा 1/4/2 कैलोरी, ठीक है। तो अब यहाँ से उसको अगर हम कैलोरी में बता दें, ठीक, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हीट का, ठीक, वी आई टी। ओके, प्लस जूल के बदले क्या लिख देंगे हम, 1.2 अपॉन में आ जाएगा 1.2 कैलोरी, ठीक है। फिर इसी तरह से आई स्क्वायर आर टी 4.2 कैलोरी, ठीक है। और तीसरी वैल्यू बनेगी यहाँ पर वी स्क्वायर बाय आर टी, और अपॉन क्या लगेगा 4.2। तो इसको ऐसा लिख देते हैं आर 4.2 कैलोरी, ओके। तो ये होगी किसी सर्किट में प्रोड्यूस होने वाली हीट के लिए एक्सप्रेशन, ओके। मतलब ये फॉर्मूले जो हमको न्यूमेरिकल में ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रिक पावर ऑफ ए सर्किट। अब इलेक्ट्रिक पावर या सबसे पहले हम पावर की बात करें ना, पावर किसको बोलते हैं? ठीक है, पावर का मतलब होता है एक सेकंड में है ना किया गया वर्क। ठीक है, तो ये करके जाएगा पावर कहलाएगा। ठीक है, तो हमको पावर इसके लिए डिफाइन करनी है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, या हम सीधे कहें इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए वर्क कौन सा वर्क रहेगा यहाँ पर? तो अभी हमने पढ़ा इससे पहले एनर्जी ऑफ ए सर्किट, है ना। तो एनर्जी ऑफ ए सर्किट हमने किसको कहा था कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में हमको क्या करना है, करंट फ्लो करनी है। तो करंट फ्लो करने के लिए हम उसके लिए क्या लगाते हैं, ईएमएफ सोर्स, मतलब बैटरी या कोई अदर सोर्स लगाते हैं। तो ये सोर्स वहां पर करंट फ्लो करवाने के लिए क्या देगा, एनर्जी देगा, है ना, एनर्जी देगा। या फिर हम कहें कि करंट फ्लो करवाने के लिए, चार्ज फ्लो करवाने के लिए क्या करेगा, वर्क करेगा, है ना। तो अगर यही वर्क या यही एनर्जी हम कितने सेकंड में बोले, 1 सेकंड, मतलब एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द ईएमएफ सोर्स इन 1 सेकंड इन फ्लो ऑफ चार्ज, ये ऐसे बोले वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन 1 सेकंड इन फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ चार्ज फ्लो करने में, करंट फ्लो करने में 1 सेकंड में जितना वर्क करेगा, जितनी एनर्जी देगा, वो उसको क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगी, है ना। अब पावर की डेफिनेशन तो होगी, तो यहाँ लिखी हुई हमने यहाँ पर वर्क डन बाय द ईएमएफ सोर्स इन फ्लो ऑफ चार्ज इन फ्लो ऑफ करंट। अब सबसे पहले तो हम यहाँ बात कर लें कि कोई सर्किट है ना, या कोई भी डिवाइस है, उसके पास कितनी पावर होती है ना, कितनी पावर होती है, कोई भी मशीन हो। ठीक, हम इलेक्ट्रिक सर्किट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक सर्किट से मीनिंग हमारा क्या रहेगा, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट से मीनिंग, ठीक, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट से मीनिंग हमारा यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे हम सुनते हैं वर्ड, तो हमारे दिमाग में ऐसी बात आ रही थी कि कोई सर्किट होगा जिसमें बैटरी, रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ कनेक्ट होगा, है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। एक्चुअल में केवल ऐसे कनेक्टेड होने वाले को ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बोलेंगे, है ना। हमारे आसपास जितने भी जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है ना, फैन हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, कोई मशीन हो गई, इलेक्ट्रिक मशीन, है ना, ये सब क्या ही कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब हम उसको मशीन या कोई अप्लायंस ना बोलते हुए, पर्टिकुलर कोई नाम ना देते हुए, है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। एक्चुअल में वो होगा ही क्या, है ना, कोई भी मशीन देखिए, जैसे हमारे घर में कनेक्शन है, ठीक है, हमारे रूम में कनेक्शन है, वो क्या ही है ना, उसमें फैन लगा है ना, बल्ब लगे हैं, तो वो सब पूरा मिला के क्या ही कहलाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट से हमारे माइंड में यहाँ पर क्या बात रहेगी कि ये कोई डिवाइस की बात हो रही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट हम किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ही बनाएंगे। अगर खाली इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाएंगे हम किसी फैन को या है ना रेफ्रिजरेटर को, किसी मशीन को लगाने के लिए क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट से मतलब कोई डिवाइस, कोई मशीन भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट हम वाटर पंप मान लेते हैं, ठीक है ना, वाटर पंप मान लेते हैं। तो सभी इलेक्ट्रिक सर्किट, इन सब की क्या रहेगी, दो तरह की इनके पास क्या रहेगी, पावर रहेगी, ठीक है। मतलब दो तरह की पावर से मीनिंग क्या रहेगा, जैसे वाटर पंप है, वाटर पंप को हम क्या देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी देगी उसको हम, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी उस पर अप्लाई करेंगे, और वो हमको क्या करके देगा, है ना। इसका काम क्या है, पानी को, है ना, वाटर को फ्लो करवाने का काम है इसका। मतलब कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी, है ना, आउटपुट में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब इसके पास दो तरह की एनर्जी से रिलेटेड, तो एक एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम मतलब खर्च कर रहा है, ठीक है, एक एनर्जी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये वाली पावर उसकी क्या कहलाएगी, इनपुट पावर, है ना। मतलब कोई भी डिवाइस हो, कोई भी सर्किट हो, उसके पास इनपुट पावर होगी, और मतलब हम उसके लिए दो पावर को डिस्कस कर सकते हैं, इनपुट पावर और आउटपुट पावर को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब इनपुट पावर को अगर हमको डिफाइन करना है तो क्या होगा, यहाँ से वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर हम इनपुट पावर कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम, है ना, कंज्यूम का मतलब खर्च करना, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम या गेन इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी गेन कर लेना, उसका उसकी क्या बनेगी, पावर। मतलब पावर को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने एक डेफिनेशन तो यहाँ लिखी हुई है पावर की, वर्क डन बाय द ईएमएफ सोर्स इज फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, ठीक है, इज कॉल्ड पावर। तो पावर की एक डेफिनेशन ये होगी। पावर की अगली डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट इन 1 सेकेंड, या फिर दूसरे तरीके से आप आउटपुट पावर के बेस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैकेनिकल एनर्जी, ये वाली एनर्जी को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोड्यूस्ड एनर्जी इन 1 सेकेंड, ठीक है, प्रोड्यूस एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक सर्किट इन 1 सेकेंड। इसको भी हम उसकी क्या बोलेंगे,
पावर कहेंगे, है ना। तो पावर को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, या एनर्जी कंज्यूम बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट इन 1 सेकेंड, या फिर एनर्जी प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट इन 1 सेकेंड। मतलब कोई भी वर्ड लेकर, कोई भी टर्मिनोलॉजी लेकर हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं। एक तो वर्क के बेसिस पर, दूसरा कंज्यूम एनर्जी के बेसिस पे, दूसरा प्रोड्यूस एनर्जी के बेसिस पर। एक तरीका और है डिफाइन करने का। एक तरीका क्या है, ठीक है, यहाँ से देखो, मतलब कोई भी सोर्स, तो कोई भी जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, है ना, मतलब ये मशीन है कोई, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते चल रहे हैं टेक्निकल वर्ड में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हम कोई बनाएंगे तो उसका क्यों भी बनाएंगे हम, ठीक है, या उसका यूज क्या है, वो एक एनर्जी को लेकर, है ना, उसको दूसरी एनर्जी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो हम एक तरीके से, ठीक है, इसके बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कन्वर्ट एनर्जी के बेसिस पर, ठीक है, एनर्जी कन्वर्टेड, ठीक है, इन वन से, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर को डिफाइन करने के, ठीक है, 3 तरीके तो ये हो गए। एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, एनर्जी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक सर्किट इन 1 सेकेंड, और दूसरा एनर्जी कन्वर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन 1 सेकेंड। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट कर देगा, तो 1 सेकेंड में जितनी कन्वर्ट करेगा उसका हम क्या बोलेंगे, इसकी पावर वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पर पावर को हम किसी भी वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। अब ठीक है, ये तो हो गई पावर को डिफाइन करने के, हमने यहाँ पर एक कंज्यूमशन वाली बेसिस पे भी लिखा है। अब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को अच्छा कब माना जाएगा, है ना, मतलब हमारी कोशिश क्या होती है, हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब किसी डिवाइस को लगाने के लिए उसमें बनाते हैं कनेक्शन करके। तो हम, हमारी कोशिश क्या रहेगी कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट की क्या ज्यादा हो, आउटपुट पावर ज्यादा, है ना। ऐसी डिवाइस बनाएंगे जिससे हमको अच्छा आउटपुट मिले, और इनपुट पावर कैसी हो उसकी, इनपुट पावर कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना। जैसे हमने पढ़ा तो वाटर पंप की बात की, तो वाटर पंप जैसा पंप होना चाहिए कि जो कम इलेक्ट्रिसिटी ले, और कम इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा वर्क करके दे, है ना। मतलब हम इनपुट पावर कैसी चाहते हैं सर्किट की, कम, और आउटपुट पावर कैसी चाहते हैं, ज्यादा चाहते हैं, है ना। तो ये जो आउटपुट पावर, ठीक है, और इनपुट पावर, आउटपुट पावर और इनपुट पावर का जो रेशियो है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इफिशिएंसी, ठीक है। मतलब हम ऐसे बोले कि उसकी इफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, है ना। मतलब एक सर्किट से रिलेटेड टर्म्स आ गए हमारे सामने, इलेक्ट्रिक पावर, उसकी इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी किसको बोलेंगे, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, ठीक है, इस कॉल्ड इफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो अगर हमने लिखा हो तो इफिशिएंसी 70% है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने लिखा कि कोई मशीन की इफिशिएंसी 70% है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे आउटपुट अपॉन इन, है ना। तो आउटपुट को अगर हम बनाए यहाँ से, तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 70% ऑफ इन, है ना। अगर हमने कहा कि किसी मशीन की एफिशिएंसी कितनी है, 70% है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आउटपुट में कितनी एनर्जी देगा, कितनी हमने उसको इनपुट दिया है उसका कितना, 70% देगा। अगर हमने उसको 100 जूल एनर्जी दी होगी, है ना, 100 जूल एनर्जी उसको दी, इम्पार्ट की होगी उस पर, तो वो कितने ही कहीं आउटपुट देगा, 70% ना, मतलब 70 जूल आउटपुट में देगा, और बाकी की 30, जैसे हमने किसी को, मशीन को 100 जूल एनर्जी दी, है ना, 100 जूल एनर्जी उसको दी, और वो हमको आउटपुट में भी कितनी देगा, अगर हमने एफिशिएंसी 70 बोला तो 70% देगा ना उसका, तो 100 का 70% मतलब कितना देगा, 70 जूल आउटपुट में देगा। तो बाकी 30 जूल कहाँ गई, बाकी की 30 जूल लॉस हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो वो करंट फ्लो होगी किसी भी सर्किट में, तो उसमें क्या बनती है, हीट बनती है ना। तो यहाँ पर ये उसका मीनिंग होता है। और किसी भी डिवाइस की इफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितना इनपुट हम उसको दे रहे हैं उतना पूरा के पूरा हमको आउटपुट में मिल जाएगा, क्योंकि करंट जब फ्लो होगी तो कुछ ना कुछ क्या होगा, हीट के फॉर्म में क्या होगा, लॉस होगा ही, है ना। तो ये तो ठीक है, मतलब हम यहाँ पर पावर को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कंज्यूम एनर्जी के बेसिस पे लिख दी है, वर्क इसके बेसिस पे लिख दी। अब वैल्यू तो ठीक है हम निकाल ही चुके हैं, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये वर्क डन बाय द ईएमएफ सोर्स इन फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं उसकी, मतलब 1 सेकेंड है ना, ठीक है ना, वर्क डन बाय द ईएमएफ सोर्स इन फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड लगाना, 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ओके। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यह यूनिट टाइम में किया गया वर्क प्लस पावर का फॉर्मूला बन जाएगा वर्क अपॉन टाइम, है ना। पावर और वर्क हम निकाल चुके हैं, ठीक है। वर्क की हमने कितनी वैल्यूज फाइंड की होगा, डब्ल्यू अपॉन टी से, तो
वर्क की पहले ये वैल्यू लिखी थी ना अपन ने, वर्क की क्या क्या वैल्यू थी, बी आई टी, ठीक है, फिर क्या आता है यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी, और थर्ड क्या था सी स्क्वायर टी अपॉन आर, है ना। तो हम ये तीन फॉर्मूले पावर के लिए भी बना सकते हैं। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला रखते हैं वर्क का, तो टी सबसे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, टी सबसे कैंसिल करके लिख दो, तो यहाँ हो जाएगा वी आई, है ना, इक्वल टू आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर द पावर, ठीक है। ये फॉर्मूले हमको याद रखते हैं, फिर आगे यूज होते हैं, ठीक है, मतलब ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पावर, और यहाँ से पावर का एक फॉर्मूला और बन गया जो हम आगे यूज करेंगे। पावर का एक फॉर्मूला इसके बेसिस पर, मतलब एक तो हमने ये डिफाइन किया पावर, दूसरा पावर का फॉर्मूला इसके बेसिस पे बन जाएगा, ये वी इंटू आई। एक डेफिनेशन और बना देते हम, ठीक है, वी इसके बेसिस वी इंटू आई। तो पावर की अभी डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक पावर, इसके बराबर होगा। अब वी क्या था, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, और आई क्या था, करंट फ्लोइंग सर्किट, है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ना, और इसको बारे में नहीं पता, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू, ठीक है, और सिंबल फॉर्म में बता दो, तो पावर मिलेगी वी इनटू आई, सॉरी, और मतलब ये फॉर्मूले हमको आगे याद रखने हैं ये, ठीक है, आगे हमारे चैप्टर्स पे यूज होते हैं, है ना, और इसमें न्यूमेरिकल्स भी निकलते हैं, ठीक है। तो है ना, फिर इसके बाद आ जाएगा यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। चलिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, पावर की यूनिट हमको बतानी है ना। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर उसकी ऐसा यूनिट, ठीक है, सिंपल से हम तो 11th क्लास में पढ़ सकते हो, है ना। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम, है ना। तो वर्क अपॉन टाइम से इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, वर्क की ऐसा यूनिट जूल, है ना, और टाइम के ऐसा यूनिट सेकंड। तो पावर की एक ऐसा यूनिट हो गई जूल पर सेकंड, और दूसरी यूनिट उसकी हो जाएगी वॉट। मतलब ज्यादातर हम पावर की यूनिट कौन सी यूज करते हैं, वाट की यूज करते हैं ना। और वाट को अगर हम समझना चाहें तो उसको जूल पर सेकंड से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक वाट को डिफाइन कर रहे हैं कि एक वाट एनर्जी, है ना, सॉरी, एक वाट पावर कितनी पावर होगी, तो है ना। तो एक वाट के लिए सबकी वैल्यू एक एक ले लो यहाँ पर, एक वाट बराबर हो जाएगी 1 जूल और अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से 1 वाट किसके बराबर आ जाएगा, मतलब डिफाइन कैसे करेंगे हम उसको, 1 जूल क्या है। अब 1 जूल पे यहाँ से हम इसको या तो क्या बोल सकते हैं, वर्क बोल सकते हैं, कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जूल मतलब हम क्या भी बोल सकते हैं, सोर्स ऑफ किया गया वर्क, या कंज्यूम्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, या है ना, और क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूस्ड एनर्जी, या फिर इसको कन्वर्टेड एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो किसी भी बेस पे आप डिफाइन कर दो किसको, वर्क, हम कंज्यूम एनर्जी के बेस पे डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ 1 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट इन 1 सेकेंड, देन इज पावर इज 1। ओके, मतलब कंज्यूम एनर्जी के बेस पे भी किसी भी बेस पे डिफाइन कर सकते हो। या फिर वर्क डन के बेस पे बात कर लो कि अगर हमको किसी सर्किट में 1 सेकंड में चार्ज फ्लो करवाने के लिए कितना वर्क किया जाता है, 1 जूल वर्क किया जाता है, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर कितनी होगी, 1 वाट होगी, है ना। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख देना, कंज्यूम एनर्जी के बेस पे लिख देना, इफ 1 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट इन फ्लो इन 1 सेकंड, है ना, देन पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वाट। ओके, अब है ना, वाट पे हमने सुनी भी है यूनिट, कहाँ सुनी है, मतलब डेली लाइफ में हम ये वाट इसका यूज करते हैं, यूनिट कहाँ यूज करते हैं, है ना, जैसे बल्ब में, है ना, मतलब मोस्टली तो हम बल्ब के साथ यूज करते हैं। वैसे कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, सबकी पावर वाट में ही मेजर की जाती है ना। लेकिन हमने प्रैक्टिस में बल्ब के लिए ज्यादा सुना है, हम जैसे बोलते हैं कि 5 वाट का बल्ब है ना, 10 वाट का बल्ब है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 वाट का बल्ब अगर हमने बोला, इसका मतलब हुआ 5
जूल पर सेकेंड। इसका मतलब वो बल्ब क्या करेगा, है ना। अब या तो आप उसको कंज्यूम एनर्जी के बेस पे बोलो, बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है, और कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूस एनर्जी के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि वो बल्ब हर सेकंड में कितनी 5 जूल लाइट एनर्जी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, है ना। मतलब 5 वाट का बल्ब हर सेकंड में 5 जूल एनर्जी, लाइट एनर्जी बनाएगा। या फिर ऐसे बोले कि हर सेकंड में वो 5 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ओके, तो ये वाट का मतलब होता है ना। मतलब जितने ज्यादा वाट उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, बनेगी। ओके, ठीक है। तो ये होगी इसकी ऐसा यूनिट। फिर दूसरी यूनिट में हम कहाँ पे बना सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले के बेसिस पे, ठीक है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बेसिस पे यूनिट क्या हो जाएगी, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट वोल्ट, है ना, और करंट की यूनिट एम्पियर, और फिर इसको भी वॉट में ही लिखते हैं ना। वॉट यहाँ साइंटिस्ट का नाम है, और इसको अगर हम सिंबल में लिखना है तो कैपिटल डब्ल्यू लिखना जाए, ठीक है, ऐसे। और पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल में, ठीक। तो यहाँ से भी फिर हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, 1 वाट पावर को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 वाट पावर किसके बराबर आ जाएगी, 1 वाट बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 वोल्ट इंटू में 1 एमवी। ओके, तो फिर इसके बेसिस पर डेफिनेशन क्या बनेगी कि किसी सर्किट में ये ईवी क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है, फ्लो होने वाली करंट। तो किसी सर्किट में हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर कितनी करंट बनती है, 1 एम्पीयर करंट बनती है। तो उसमें पावर कितनी कहलाएगी, 1 वाट कहलाएगी। ठीक है, अब ये तो होगी तो उसकी यूनिट। ठीक है, अब 1 वाट मतलब बहुत बड़ी एनर्जी होगी या छोटी एनर्जी होगी, मतलब हम हमारे बेसिस पे बात करें, हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन थोड़ा सा उसको हम फील करना चाहें कि 1 वाट पावर की बहुत बड़ी यूनिट है या छोटी यूनिट है, क्या लगवा लो। 1 वाट अगर हमने बोला है ना, तो उसको आप कैसे डिलेक्ट करके देख लो। ठीक है, 1 वाट इसके बराबर 1 जूल, है ना, पर सेकेंड के बराबर। और 1 जूल एनर्जी कितनी होती है, तो 1 जूल एनर्जी को हम जानते हैं, 1 जूल मतलब कितना कि, है ना, मतलब प्रैक्टिकली अगर हम उसको समझे तो 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऐसे उठाकर कितनी दूरी पर पहुंचा देना, 1 मीटर की दूरी पर पहुंचा देने के लिए जितनी एनर्जी हमारी खर्च हो गई होगी या जितना वर्क हमने कर दिया होगा, वो कितना कहलाएगा, 1 जूल कहलाएगा, है ना। तो हम हमारे बेसिस पे बात करें तो 1 जूल हमारी कोई बड़ी एनर्जी नहीं है, तो फिर वाट भी कैसी होगी, छोटा पावर होगी। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी यूनिट। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पावर की इंडस्ट्रियल यूनिट, ठीक है, ये ऐसा यूनिट होगी। तो फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर। इंडस्ट्रियल यूनिट बोल दो या पावर बिगर यूनिट बोल दो, बड़ी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल, ठीक है, किलो वाट, ठीक। तो किलो वाट मतलब, किलो मतलब हमको मालूम है, मतलब फिजिक्स है। 1 किलो का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 लग जाएगा उसके सामने। तो 1 किलो वाट कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 किलो वाट बराबर होगा 1000 वॉट, या 10 पावर, ओके, है ना। और फिर इससे भी बड़ी यूनिट कितना होगी, मेगावाट, इसको हम MW से बताएंगे। मेगावाट, किलोवाट सुना है कहीं पर, यूनिट नहीं कहाँ पर, मेगावाट का मतलब कितना, 10⁶ वॉट। ओके, मतलब ये तो वैल्यू मेंटेन करना मेगावाट की उसकी, मतलब मेगावाट मतलब कितना होगा, 10⁶ मतलब, ठीक है, कितना 10 लाख वाट के बराबर, है ना। अब 10 लाख अगर हमने बोला कि 1 मेगावाट पावर है, ठीक है, तो 1 मेगावाट पावर को थोड़ा सा फील करने के लिए, है ना, हम उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने बोला कि किसी, ठीक है, मशीन की पावर कितनी है, 1 मेगावाट। अब पहले तो मेगावाट कहाँ सुना आपने, सुना है कहीं पे मेगावाट, किलोवाट, मतलब इंडस्ट्रियल यूनिट, इंडस्ट्रियल मतलब बड़ी यूनिट बोल सकते हैं। आपने सुना होगा ना कहीं पे पावर प्लांट बन रहा है, तो पावर प्लांट बनता है तो वहाँ पे उसकी क्या बताई जाती है, कैपेसिटी बताई जाती है कि 5 मेगावाट का पावर प्लांट लग रहा है ना, ये इतने एमबी का डब्ल्यू पावर प्लस है। तो ये 5 मेगावाट, और इसका मतलब हमने वैल्यू तो लिख दी यहाँ पे, 1 मेगावाट की वैल्यू भी लिख दी, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हो, अगर हमने बोला कि 1 मेगावाट पावर है, तो उसको थोड़ा सा फील करने के लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, 1
मेगावाट को थोड़ा सा फील करने के लिए, जैसे 10⁶ है तो हम इसको 10,000 इंटू 100 वाट लिख सकते हैं ऐसे। मतलब अगर हमने बोला कि 1 मेगावाट पावर है तो 1 मेगावाट पावर का मतलब क्या कि वो कितनी पावर है कि वो 100 वाट वाले कितने बल्ब को, है ना, 10,000 बल्ब को जला सकते। मतलब 10,000 बल्ब को 100 वाट वाले ग्लो कर जाएंगे, जल जाएंगे, कितनी पावर से, 1 मेगावाट। अब इससे भी थोड़ा सा हमको अगर फील नहीं आ रही तो फिर और देखो इसे, ठीक है। मतलब 1 मेगावाट पावर कितने घरों में बिजली पहुंचा सकती है, ठीक है। मतलब वैल्यू तो हमको समझ लिए, थोड़ा सा हम उसको फील करना चाह रहे हैं कि वास्तव में 1 मेगावाट कितनी बड़ी पावर है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर तो कि, ठीक है, यहाँ अगर मान लेते हैं हम कि किसी टाउन की, है ना, किसी, है ना, गाँव की या शहर की, ठीक है, उसमें इतने सारे, इतने 5,000 घर, है ना, मतलब 5,000 घर है हमारे इसमें पूरे इसमें पूरे टाउन में। तो फिर हमको वहाँ कितने मेगावाट का पावर प्लांट डालना पड़ेगा, है ना। आपने सुना होगा कि हमारे इसमें पावर प्लांट बनाए जाते हैं, सिटी में बनाए जाते हैं। तो पावर प्लांट की कैपेसिटी किस पर डिसाइड होती है कि कितने घरों में लाइट पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है ना। तो जैसे ऐसे देखो यहाँ पर हम खुद ही बता देंगे, ठीक, हमारे एक एवरेज घर में, ठीक है, एक एवरेज घर में कितनी पावर का कंज्यूमशन होता है। एवरेज बात करें हम, नॉर्मल, जैसे जो फैन है ना, जैसे हम फैन की बात करें तो लगभग फैन कितने वॉट का होता है, 75। तो हम ज्यादा हो सकता है कि एवरेज वैल्यू बताइए। मतलब पावर पंखे के लिए 75 वॉट की, मतलब वो पावर कंज्यूम करता है। फिर, है ना, तो हम मान लेते हैं कि एक घर में एटलीस्ट कितने पंखे चल रहे हैं, दो चल रहे हैं, है ना। फिर बल्ब भी मान ले हम, तो बल्ब, अब तो छोटे बल्ब आ गए, एलईडी वाले आ गए, है ना। तो 10-10 वाट वाले हम इसे 4 मान लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो कितने हो गए, ठीक है, कितने हो गए, ऐसे 40 वोल्ट हो गए। जैसे राउंड फिगर पे, जैसे एक घर में 2 फैन जलते हैं, है ना, 4 बल्ब जलते हैं, फिर तो कितना हो गया यहाँ पे, है ना, 190 वाट उसका एवरेज पावर कंज्यूमशन। अब अगर और भी हो सकता है उसमें फ्रीज, है ना, कूलर और भी डिवाइसेस हो सकती है ना, और भी चीजें, तो हम राउंड फिगर मान लेते हैं कि कितना, है ना। मान लेते हैं कि एक घर को एवरेज कितने वोट चाहिए, 200 वाट, है ना। इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है ना। जरूरी नहीं कि हमेशा 2 पंखे और 4 लाइट चल रही हो, है ना। किसी में कम, किसी में ज्यादा, ऐसा हो सकता है। तो मान लो कि एक घर के लिए तो कितने वाट पावर चाहिए, 200 वाट पावर चाहिए। तो कितना, ठीक है, 2 मेगावाट। 2 मेगावाट का मतलब कितना, 2 रेज़ टू द पावर, मतलब चल मान लो 1 मेगावाट की होगी, है ना। तो 1 मेगावाट में कितने ऐसे घरों में बिजली पहुंच जाएगी, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो किसी 200, है ना। 1 कितनी हो, 1 इंटू 10⁶, कितने से डिवाइड कर दो, है ना। तो कितना आ जाएगा, 0.5, है ना। ऐसे करो ना, इसको 1 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, या 200 को ऐसा लिख दो, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये 0.5 हो गया, और ये 10⁶ कितनी होगी, 10 की पावर कितनी, 100 होगी ना, है ना। कैंसिल होने के बाद, और फिर इसको हम ऐसे लिख दो तो कितनी हो जाएगी, डेसिमल में आता है कैसे, बात नहीं। तो मतलब एक घर को अगर 200 वाट पावर लगती है, पावर कंज्यूम करता है, तो 1 मेगावाट मतलब कितने घरों में बिजली पहुंचा सकती है, 5 है ना, ऐसे, है ना। तो इसको थोड़ा सा, मतलब ये एग्जांपल इसलिए दिया कि हम 1 मेगावाट पावर को थोड़ा सा इमेजिन कर सकें, है ना, उसको थोड़ा सा फील कर सकें। तो 1 मेगावाट पावर कैसी पावर है, अच्छी बड़ी पावर है। मतलब वो 5,000 घरों में, है ना, बिजली की आपूर्ति कर सकती है ना, ठीक है, ऐसे, ठीक। और हो सकता है कि 200 से ज्यादा हो तो फिर कम ज्यादा भी हो सकते हैं, ये अमेजिंग एग्जांपल हुई, ठीक। तो 1 मेगावाट पावर भी अच्छी बड़ी पावर, ठीक है। तो अगर किसी सिटी की, जो किसी सिटी में, है ना, ऐसे कितने घर नहीं, 10,000 घर, तो हमको वहाँ पे पावर प्लांट बनाना है ना। और तो पावर प्लांट कितने मेगावाट का बनाएंगे, मतलब एवरेज अगर हम हर घर का, है ना, पावर कंज्यूमशन कितना माने, 200 वाट माने, तो हमको 10,000 घरों में बिजली पहुंचाने के लिए कितने, 2 मेगावाट का पावर प्लांट बनाना होगा, है ना। ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी समझने के लिए हुई, ठीक। तो ये तो हो गए ये पावर की यूनिट। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी के हमने उधर डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, कि एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, और उसकी पावर देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट, यूनिट देख रहे हैं उसकी।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, किलो वाट आवर, ठीक है। ये जो हम यूनिट लिख रहे थे वो ये किस यूनिट, किलो वाट आवर, ये पहले वाट आवर बता दें, ठीक है, वाट आवर। और इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू ऐसे, ये एनर्जी की यूनिट पर, ठीक है, पावर की नहीं, एनर्जी की यूनिट पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब 1 वाट आवर की वैल्यू कितनी होगी, मतलब डेफिनेशन आप खुद ही समझ सकते हो कि 1 वाट का मतलब क्या होगा, 1 वाट इंटू 1 आवर, है ना। तो मतलब 1 आवर तक कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है हमको, 1 वाट की पावर 1 आवर तक देते रहता है कोई मशीन या कोई इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसकी पावर क्या कहलाएगी, 1 वाट आवर, है ना। अब 1 वाट आवर की वैल्यू कितनी होगी, है ना, तो हम इसकी वैल्यू अब जूल में निकालते हैं, क्योंकि एनर्जी की यूनिट बोल एनर्जी को हम जूल में समझ पाते हैं। तो 1 वाट आवर की वैल्यू जूल में बता है, तो वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, और आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो सेकेंड में कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड, 3 आवर, है ना। तो ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 1 वाट आवर कितना आ जाएगा, है ना, 3600 जूल, ओके। मतलब 1 वाट आवर कितनी एनर्जी है, 3600 जूल, ठीक है। अब 3600 जूल है, मतलब ये भी कितनी बड़ी एनर्जी, मतलब आप जूल को समझ सकते हो। थोड़ा सा अगर हम इसको रियलाइज करना चाहे तो उसको वो ग्राम से जूल से कन्वर्ट करके देख लो, है ना। जैसे जूल को हम क्या लिख सकते हैं, जूल को हम क्या लिख सकते हैं, जूल का मतलब होता है 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को उठाकर 1 सेकेंड में 1 मीटर दूरी तक पहुंचा दो, है ना, 1 मीटर तक दूरी तक पहुंचा दो, उतनी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो हमने, मैंने मान लो अभी इसको 100 ग्राम लिया ना, कन्वर्ट नहीं किया, 100 ग्राम उसको इमेजिन करके करो, अब इधर से हम क्या ले लें, एक जीरो इधर ले लें, तो 100 ग्राम से कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, केजी, है ना। यस, मतलब क्या होगा, 1 वाट आवर मतलब कितनी बड़ी एनर्जी, हम उसको वेट से फील करके देख रहे हैं, वेट से रियलाइज करके देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वाट आवर मतलब कितनी बड़ी एनर्जी, कि 360 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को उठाकर 1 सेकंड में कितनी दूरी पर रखते, 1 मीटर, मतलब 360 किलो के ऑब्जेक्ट को 1 सेकंड में उठाकर कितनी दूरी पर पहुंचा दें हम, है ना, 1 मीटर, 1 मीटर डिस्प्लेस करें, तो उसके लिए जितनी हमारी एनर्जी खर्च हुई होगी या जितनी एनर्जी यूज हुई होगी वो कितनी होगी, 1 वाट आवर। मतलब ये जोड़कर सिर्फ हम थोड़ा सा उसको फील करने के लिए करें, मतलब 1 वाट आवर भी थोड़ी सी बहुत बड़ी एनर्जी है, ठीक है। फिर इसी तरह से इसमें, है ना, क्या रहेगा, किलो वाट आवर, ठीक है, वाट आवर, और इसी का सेकंड यूनिट में इंडस्ट्रियल यूनिट उसकी किलो वाट आवर, ओके। और इसका सिंबल होता है KWH, ओके। अब 1 किलो वाट आवर की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट लिखनी है 1 KWH, ठीक है। मतलब जूल में निकालना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू, डेफिनेशन तो बन ही जाएगी कि 1 किलोवाट एनर्जी कितने टाइम तक प्रोड्यूस करे, 1 आवर, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू देख लो बस यहाँ पे, सो है ना, जूल में निकालना चाह रहे हैं उसको, तो हमने किसकी वैल्यू, वाट आवर की वैल्यू तो निकाल चुके हैं। वाट आवर की वैल्यू कितनी निकाल से, 3600 जूल, ठीक है। बस यहाँ पर किलो, किलो की निकल लगा तो वहाँ पे 10⁻³ है ना, और ये वाट आवर की वैल्यू कितनी है, 3600 जूल, ओके। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर कितना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं 10⁻6 जूल, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ओके। 10 की पावर के फॉर्म में लिख दिया, तो हम 1 किलोवाट मतलब 10⁻³ इंटू 36 जो 3600 जूल को इतना लिख सकते हैं, है ना। मतलब वही है, 10 की पावर कितनी जाएगी, 5, मतलब 3 है यहाँ पे, यहाँ कितने तो 0 है, 2 0, तो 10 की पावर कितनी जाएगी, 5, और फिर वहाँ 36 बचेगा, तो 36 में से हमने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा के मतलब 1 0 और ले लिया होगा, तो कितनी होगी उसकी पावर, 10⁻6, ओके। तो ये है हमारे पास किलोवाट आवर की वैल्यू, ओके। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना, किलोवाट आवर, ठीक है, मतलब ये रिंडम नेक्स्ट में देता हूँ, ठीक। अब हमने यहाँ पे किलोवाट आवर, और जैसे, ठीक है, एक हम जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट लगे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट लगे हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लगे हैं, तो हमारे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, यूज होती है। तो वो इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी यूनिट में मेजर होती है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा होता है ना,
बिजली का मीटर लगा होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर किसको मेजर करता है? इलेक्ट्रिसिटी मीटर जैसे हमारे घर के सामने बाहर लगा रहता है ना इलेक्ट्रिसिटी मीटर, वो काय को मेजर करता है? हमारे घर में जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही, कितनी खर्च हो रही है, कितनी यूज हो रही है, उसको मेजर करता है। तो उसकी यूनिट सुनी है कभी कि वो मीटर काय में मेजर करता है? सुना है कभी? मतलब जो बिजली का जो मीटर लगा है ना, वो किसको मापता है? हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यूज हो रही है, खर्च हो रही है, उसको मापता है। तो वो कौन सी यूनिट में मापता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की कौन सी यूनिट है हमारे पास? कौन सी यूनिट है हमारे पास? लिखिए ना, वाट आवर और किलोवाट आवर। सुना है कभी बिल अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी सुना है? हम यूनिट में सुनते हैं कि 50 यूनिट का बिल आया है, 100 यूनिट का आया है बिल। तो वो यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हम जनरल डेली लाइफ में है ना 100 यूनिट, 100 यूनिट है ना, या 150 यूनिट ऐसा बोलते हैं। तो ये यूनिट कौन सी हो? मतलब वो मीटर जो है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मापता है, तो कौन सी यूनिट में मापता है? वहां पे आपने सिर्फ नाम सिर्फ यूनिट वाला सुना होगा, यूनिट सुना है बस, पूरा नाम कभी किसी ने नहीं सुना होगा। तो वो एक्चुअल में आप कभी मीटर देखो अपना इलेक्ट्रिसिटी मीटर, उस पर आपको ये लिखा हुआ दिखा है, देखिए किलोवाट। मतलब वो जो यूनिट है, वो यूनिट का मतलब क्या होता है? मतलब हमने बोला कि 100 यूनिट जल गई, 100 यूनिट यूज हो गई, तो मतलब कितना? 100 किलोवाट आवर। तो 100 किलोवाट आवर ना बोलते हुए शॉर्ट में उसको क्या बोला जाता है? यूनिट बोलते हैं। तो 100 यूनिट मतलब कितनी एनर्जी यूज हो गई होगी हमारे घर में? 100 किलोवाट आवर, है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है ना, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हमारे घर में जो अप्लायंस लगे हैं, ये जो डिवाइस है, वो कितनी है ना यूनिट बर्न करेगा या कितनी एनर्जी यूज करेगा, वो हम यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब किस है ना, फॉर्मूला भी बता देते हैं इसके लिए। मतलब ये एक्स्ट्रा चीज है, एडिशनल है ना, थोड़ा समझने के लिए। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ किलोवाट आवर, ठीक है। मतलब किलोवाट आवर को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। किलोवाट आवर फॉर्मूला है पावर इनटू में टाइम, और टाइम जो है वो आवर में लेना है ना, 3 आवर, और अपॉन में hour। मतलब ये फॉर्मूले की हेल्प से हम है ना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कौन सी डिवाइस कितने यूनिट या कितने किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करे, है ना। एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं हम इसको, तो एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रीपेड बल्ब, मतलब एक मान लेते हैं हम प्रीपेड बल्ब और 100 वाट, है ना। प्रीपेड बल्ब और 100 वाट is glows for 5 hour day, ठीक है। मतलब एक बल्ब है 100 वाट वाला, और वो डेली है ना 5 घंटे जलाया है, ग्लो किया है। तो मतलब हम 100 वाट के बल्ब को डेली 5 घंटे जला रहे हैं, तो उससे कितनी यूनिट जल जाएगी, कितने यूनिट वो यूज कर लेगा, या कितना बिल आ जाएगा, वो भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ देखो ना, ये फॉर्मूले से, ठीक है। तो किलोवाट आवर मतलब नंबर ऑफ किलोवाट आवर, पावर कितनी है, पावर कितनी है 100 रख दो यहाँ पे, है ना। और टाइम, टाइम टाइम में रखना है और आवर में रखना है ना। तो 5 आवर, 5 आवर, लेकिन ये एक दिन का है। हम मान लेते हैं हम एक मंथ का निकालते हैं, तो एक मंथ के लिए मतलब 30 दिन से उसको मल्टीप्लाई, मतलब 1 मंथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम कि 1 मंथ में कितना पावर कंज्यूम कर लेगा वो, है ना। और अपॉन में कितना 1000, तो ये क्या हो जाएगी, ये जीरोस कैंसिल हो गए, कितने किलोवाट आवर, है ना 15 किलोवाट आवर। या फिर ऐसे बोलो कितनी यूनिट बर्न कर लेगा वो, 15 यूनिट, है ना, कंज्यूम हो जाएगी या बर्न हो जाएगी। कंज्यूम भी बोल देते हैं, इतनी यूनिट जल जाएगी, मतलब इतनी यूनिट को खर्च कर देगी ऐसे। मतलब अगर हम एक 100 वाट के बल्ब को 5 घंटे डेली जलाते हैं, तो एक महीने में वो 15 यूनिट है ना कंज्यूम कर देगा, 15 यूनिट जला देगा। अब हम उससे बिल भी निकाल सकते हैं कि उससे हमको कितना बिल आएगा, बस हमको यूनिट का रेट मालूम होना चाहिए। मान लो एक यूनिट कितने की पड़ रही है, आपको 5 रुपए की पड़ रही है, समझ लो, है ना। तो इससे थोड़ी सी ज्यादा कम ज्यादा रेट हो सकता है। तो अगर हमको बिजली की एक यूनिट कितने की पड़ रही है, 5 रुपए की, तो 5 रुपए की पड़ रही है, तो 15 यूनिट मतलब कितने 75, मतलब 75 रुपीज का बिल आ जाएगा हमको,
है ना, मतलब एवरेज अपन ने 5 रुपए माना है, तो ठीक है ऐसे। तो अगर हम एक 100 वाट के बल्ब को 5 घंटे डेली जलाते हैं तो एक महीने में वो कितने 15 यूनिट जला देगा, और 5 रुपए की अगर एक यूनिट है तो 75 रुपए का बिल आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूले से हम हमारे घर में जो मशीन जो डिवाइसेस लगी है ना, उनका पावर कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो एक महीने में कितना पावर कंज्यूम करेगा, कितना उससे क्या आ जाएगा, बिल आ जाएगा, ठीक है ऐसे। फिर एक यूनिट और होती है पावर की, वो हालांकि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट नहीं है ना, पावर हम पढ़ रहे हैं वो यूनिट बता भी देता हूँ जो, ठीक है। पावर की एक यूनिट है वो मैकेनिकल पावर की यूनिट, ठीक है, मतलब ये तो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट होगी। एक यूनिट और होती है यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर, ठीक है। लेकिन वैसे ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्या होती है हॉर्स पावर, है ना, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एचपी। सुना 1 HP कितने के बराबर, 746 वाट के बराबर। 1 HP 2 HP सुना है कहाँ सुना है, मतलब ये यूनिट किसके लिए यूज होती है, मोटर के लिए, है ना, मतलब अपनी जो व्हीकल्स आते हैं, कार आती है ना, कार के जो इंजन होते हैं, ट्रक के जो इंजन होते हैं, व्हीकल के जो इंजन होते हैं, उनकी पावर एचपी में बताई जाती है ना, जैसे 1 HP 2 HP। या फिर जो हमने अभी वाटर पंप का एग्जांपल देखा था, पानी का पंप, उसकी पावर भी कम में देती है मतलब जो भी हमको मैकेनिकल वर्क मिलता है जिससे, है ना, मैकेनिकल वर्क मतलब मोशन से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, मतलब वो मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल एनर्जी हमको देगा, तो उसकी पावर काइनेटिक कितनी जाएगी, एचपी। तो अगर हमने जैसे 1 HP बोला, है ना, हमने बोला कि किसी मशीन की पावर 1 HP, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा उसको फील करने की एचपी का मीनिंग को निकल लिख दिया हमने, ठीक है। हमने बोला कि 1 HP पावर है, तो 1 HP पावर का मतलब क्या होगा, कोई व्हीकल है, कोई है ना, उसकी पावर 1 HP, तो 1 HP मतलब कितना 746 वाट। अब वाट को फिर मतलब यूनिट को रियलाइज करने के लिए, थोड़ा फील करने के लिए उसको ग्राम से कन्वर्ट है ना, कंपेयर करके देखो, तो 746 इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ऐसा डायरेक्ट कन्वर्ट ही नहीं करते हैं, है ना, ऐसा ऐसा कोई इसको लिख नहीं सकते हैं ऐसा, बस थोड़ा सा रियलाइज करने के लिए। तो वाट का मतलब क्या, 1 वाट पावर का मतलब क्या, 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड का मतलब क्या कि 1 सेकंड में 1 जूल वर्क हो, मतलब उसका मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट को 1 सेकंड को खाकर 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दिया जाए, है ना, तो हमने उसकी उस बेसिस पे लिखा। तो यहाँ से इधर से एक जीरो ले लो, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 74.6, है ना, और केजी, यस, मतलब 1 HP का मतलब क्या हुआ कि कितने केजी, राउंड फिगर 75 केजी, कितना लिखते थे राउंड फिगर, मतलब 75 केजी के मास को, है ना, 75 केजी मास को उठाकर 1 सेकंड में कितनी दूरी पे रख दिया जाए, 1 मीटर दूरी पे रख दिया जाए, मतलब हम 75 केजी के ऑब्जेक्ट को 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी पे रखते जाए, तो हमारी पावर कितनी होगी वहां पे 1 HP, है ना, 1 HP, ठीक है, हॉर्स पावर, ठीक है, वो हॉर्स की एनर्जी के बेसिस पे ही उसको नाम दिया गया, ठीक है ऐसे। मतलब अगर किसी, आपने सुना होगा ना, तो कार की एनर्जी, सॉरी कार की पावर 5 HP है, तो 5 HP का मतलब कि वो कितने पर्सन के लिए मतलब बेटर होगी वो कार, जैसे अपने व्हीकल आती है ना, तो ये 7 सीटर आती है, 4 सीटर आती है, 2 सीटर आती है, तो अगर 5 सीटर बनाना है तो 5 सीटर के लिए कितना बड़ा इंजन होना चाहिए, अप्रॉक्स अच्छी पावर, 5 मतलब 5 लोग को बैठ सकते, 5 सीटर मतलब कितने 5 लोग बैठ सकते हैं, और एक पर्सन का वेट कितना मान लो अप्रॉक्स 75 केजी होता है ना, एवरेज बोल रहे, कम हो ज्यादा हो सकता है, तो एक व्यक्ति का वेट कितना 71 केजी आसपास मान लो, तो ऐसे 5%, तो मतलब 5 HP मतलब 5 HP पावर वाला इंजन 5 लोगों को बैठाकर 1 सेकंड में कितनी दूरी चल देगा, 1 मीटर, मतलब हर सेकंड में 1 मीटर चलता जाएगा ऐसा, ठीक, 100 सेकंड चलेगा तो 100 मीटर, है ना, 1000 सेकंड में 1000 मीटर, मतलब 1000 सेकंड में कितनी दूरी पार कर देगा वो, 1 किलोमीटर, है ना, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, मतलब ये अच्छी पावर है 5 HP ऐसा, तो ये HP इसलिए नाम दिया जाता है, ओके। और हमारे ये लोग पंप पंप आते हैं, वाटर पंप आते हैं, पानी के पंप भी तो क्या करते हैं, वो पानी को डिस्प्लेस ही तो करते हैं, तो उनकी पावर भी टाइम ही आती है एचपी, है ना, तो उनकी पावर तो 1 HP 2 HP में नहीं लेती, क्योंकि इतना 75 केजी इतना पानी नहीं डिस्प्लेस करते वो, छोटी, तो उनकी पावर टाइम में कितनी है, मतलब अपनी जनरली जो यूज होते हैं अपने घरों में, छोटे जो पंप यूज होते हैं, वो पंप की है ना डेसिमल में आती है, 1 HP से भी छोटे पंप रहते हैं, ओके। तो ये दिक्कत है एनर्जी और
और पिन, ठीक है। उसमें से हम ये वाला याद रखेंगे 1 किलोवाट आवर, मतलब हमको डायरेक्टली रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। 3.6 इंटू 10 पावर 6 जो वो ऑब्जेक्टिव में पहुंचाएगी जाता है विद द ओके।